हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने सेक्शन 2 करा था यूनिट 1 का मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड यूनिट्स एसोसिएटेड विद एनी टर्म। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। अब देखो यूनिट फर्स्ट, देखो मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो होती हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है वो प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच आर मेजर्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। भाई सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए बिना जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो आपने आइस लिया, वाटर सॉलिड लिया हुआ हमने आइस, ये इसको जब हम मेल्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है वाटर लिक्विड। अब देखो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, H2O मॉलिक्यूल। ऐसा तो नहीं है कि जब वाटर लिक्विड बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। क्या होता है कि सॉलिड फेज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड फेज के अंदर। तो अगर कंपाउंड जो है या जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, वाटर, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर और एग्जांपल हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिख लिया, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद इसमें वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, ये सारे की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई आप फिजिकली जज कर सकते हो। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर स्टडीड बाय रिएक्शन। रिएक्शन करा के जो प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे क्या होगा कि आइडेंटिटी लॉस होगी, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस विल लूज। अब मान लो कि NaCl की रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहे हो। बच्चों ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। यहाँ पे बनता है NaNO3 और साथ में बनता है AgCl। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या था NaCl, यहाँ पे कंपाउंड क्या बन गया NaNO3 आइडेंटिटी,
of NaCl is lost। भाई NaCl जो है वो टूट चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। तो जो हमारे पास मैटर है, मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, ये सब। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब है कि केमिकली रिएक्शन में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। भाई ये सब्सटेंस जो है ये क्या डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है, या किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल रिएक्शन के बाद पता लगेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि भाई आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब चीज़ें स्टडी कर रहे हो। अब बच्चों देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इसमें सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखो अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट टर्म है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स और यूनिट्स विच आर यूज्ड टू फाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखो, अब जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 4.5 किलोग्राम। तो देखो अब किलोग्राम जो है ये क्या है, यहाँ पे यूनिट है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है, 4.5 किलोग्राम। अब अगर मैं केजी ना लिखूं तो इस टर्म, ये जो टर्म है ये मीनिंगलेस होगी। तो अब ये जो केजी है ये क्या है, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब मैटर की किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखो, अब 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैं आपको टेबल बना देता हूँ, आप टेबल से नोट कर लीजिएगा। इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हियर वी विल स्टडी फर्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, दूसरा हाउ एक्यूरेटली वी कैन मेजर। भाई कितनी एक्यूरेसी से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ लेके चल रहे हैं। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का जो सिंबल आपने यूज़ करना है हमेशा वो होगा स्मॉल एल, ठीक है। इसके बाद इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। भाई हमने जब भी लेंथ को स्टैंडर्ड यूनिट में मेज़र करना है तो वो हमने करना है मीटर में, और हम इसका सिंबल लिखेंगे
स्मॉल m। मतलब जब भी आपको बात स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर लेंथ मेजरमेंट करने की होगी तो आप वहाँ पे यूनिट क्या रखोगे, मीटर। देखो मान लो कि कोई क्वांटिटी है, कोई सब्सटेंस है हमारे पास, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये कि उसकी लेंथ कितनी है। तो अब लेंथ मेजर करते हो तो सिंबल L लिखोगे, SI यूनिट मीटर, और सिंबल जो है वो M होगा। इसके बाद मास, मास सिंबल M, SI यूनिट किलोग्राम, और आप सिंबल लिखोगे इसका kg। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइम, इसको रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल t से। सेकंड, SI यूनिट सेकंड होगी और सिंबल जो है वो आएगा स्मॉल s। अब इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, कैपिटल I से। इसकी जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, और सिंबल जो है वो है कैपिटल A। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। इसकी SI यूनिट जो है वो है केल्विन, और सिंबल जो है वो आएगा K। इसके बाद अमाउंट, अमाउंट जो है इसको हम लिखते हैं N से, और इसकी जो SI यूनिट है वो है मोल, और इसका जो सिंबल है वो लिखते हैं हम MOL। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर कर रहे हो तो अमाउंट को SI यूनिट में किस में लिखोगे आप, हमेशा मोल के अंदर। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं IV यूनिट कैंडेला, और सिंबल जो है वो CD। तो भाई ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए स्टडी करते हैं। मान लो कि कोई हमारे पास मैटर है, मान लो कि जो मैटर है हमारे पास वो हमने वो मैटर ये मार्कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने मार्कर लिया हुआ है। अब इसकी लेंथ कितनी है, अगर मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो 10, अब मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर तो नहीं होगी इसकी लेंथ, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब SI यूनिट है तो आपने ऐसे नहीं करना 10 सेंटीमीटर, ये गलत होगा। जो लेंथ है इस लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर। तो आप क्या करोगे, लेंथ को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर के अंदर। तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। ये आपने पढ़ा भी होगा ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे और आप लिखोगे कि लेंथ कितनी आ रही होगी, 0.1 मीटर। उसके बाद मान लो कि इस मार्कर का जो मास है वो 100 ग्राम है, ठीक है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि जो इसका मास है वो 100 ग्राम है तो ये गलत होगा। SI यूनिट क्या होगी इसकी SI यूनिट आपने लिखनी है 0.1 किलोग्राम। भाई हमेशा किस में कन्वर्ट करके लिखना है, किलोग्राम में। ऐसे ही अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कभी भी डिग्री सेल्सियस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, केल्विन। तो अब भाई आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आपसे वो SI यूनिट के अंदर पूछेगा क्वांटिटीज़ तो आपने ये यूनिट करके ही उनको हमेशा लिखना है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि कैसे आप इन यूनिट्स को मेज़र करोगे और उनको कन्वर्ट करोगे, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट है भाई जो मेज़रमेंट की यूनिट है वो यही है। अब देखो इनको मेज़र कैसे करते हैं हम। मान लो पहले हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो जो टेम्परेचर है इसको हम 3 स्केल में मेज़र करते हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, और एक स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई यहाँ पे हम जो थर्ड स्केल यूज़ कर रहे हैं वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। यह आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर की मेज़रमेंट के जो 3 स्केल हैं वो ये हैं। भाई 0 डिग्री सेल्सियस, मैं अगर ये कहूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये इक्वल होता है भाई 273 केल्विन के। अब इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया। अगर मान लो कि कोई C डिग्री सेल्सियस है तो आपने क्या करना है कि जितने डिग्री में ऐड कर रहे हो, डिग्री सेल्सियस में ऐड कर रहे हो, उतने ही किस में ऐड करोगे, केल्विन के अंदर। तो ये किसके इक्वल आएगा, 273 प्लस C केल्विन। भाई एग्जाम्पल है, मान लो कि वो ये कह देता है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 273 प्लस 37 केल्विन। तो ये आपके पास आ जाएगा 310 केल्विन। इसके बाद देखो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 5/9 ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन है, या डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब जैसे आपने कभी सुना भी होगा, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि भाई आपको फीवर है और वो 99 है। देखो जो हमारे पास थर्मामीटर का स्केल होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल होता है 9/5 इंटू 37 प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये 98.6 आएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 98.6 के। भाई हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो 98.6 है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर ये कहता है कि भाई आपको फीवर है, ठीक है। तो आपने वो ध्यान रखना है कि जो वो स्केल होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला होता है, वो इससे मेज़र कर सकते हो आप। अब देखो भाई इस पे से कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर हो जाती हैं। अब देखो अगर मैं पहले -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लेके चल रहा हूँ, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम डिग्री सेल्सियस काउंट करते हैं, तो उस टाइम पे डिग्री सेल्सियस जो है वो आएगा अपने पास 5/9 इंटू -40 -32। तो 5/9 इंटू -40 -32 -72 -8 दैट इज़ -40, क्या आ रही है, डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपने ध्यान रखना है इसमें। अब देखो इसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वो है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। भाई वॉल्यूम को कैसे मेज़र करेंगे, कैसे वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे।
देखो SI यूनिट जो है वो है मीटर। अब कई बार ना कन्वर्जन आ जाते हैं। अब मान लो कि जैसे 1 मीटर है, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, विच कैन बी रिटन एज 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखो भाई, अगर मैं ये लिख देता हूँ, मैं क्यूब कर दूँ दोनों साइड, 1 मीटर का क्यूब इस 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल आएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये हो सकता है। अगर वो 1 मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन पूछे तो देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, दैट इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड होती है भाई, ठीक है। तो इस टाइम पे ये किसके बराबर है, 1 लीटर के, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आएगा, 10⁻³ लीटर के। तो भाई एक रिलेशन बनेगा ये। अब इसके बाद कई बार ना डेसीमीटर क्यूब में भी पूछ लेता है वो, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो 1 डेसीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो भाई यहाँ से भी आप रिलेशन निकाल सकते हो अगर आपसे वो कोई और रिलेशन पूछ रहा है। तो मान लो कि जैसे 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब में रिलेशन चाहिए हमें, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर यहाँ आप क्यूब करते हो दोनों साइड, तो 1 डेसीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर जो है ये इक्वल होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो भाई एक रिलेशनशिप जो है ये यहाँ से बन सकता है। इसके बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे आपको आप समझते भी जाओगे चीज़ों को, लेकिन आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो ये चीज़ कि जो वॉल्यूम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है भाई। वॉल्यूम विल चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। भाई आप जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करोगे वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट मान लिया कि हमने एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया। अब मैंने क्या किया, हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। हमने वाटर को बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लिया यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे जो टेम्परेचर है मान लिया आफ्टर बॉइलिंग, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मैं 65 डिग्री सेल्सियस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर जो पहले वाटर 1 लीटर था, 1000 ग्राम था या 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो 1000 ग्राम तो रहेगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो वाटर उड़ेगा कब, बॉइलिंग पॉइंट के बाद। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। तो यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर के वेपर तो बन नहीं रहे होंगे। अब इस केस के अंदर क्या है कि भाई वाटर रहेगा तो 1000 ग्राम ही, भाई वाटर रहे तो 1000 ग्राम ही रह रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम विल नॉट बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या करें, इसको हीट किया है तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो जब भी आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखना है। वॉल्यूम के जो कन्वर्जन है वो ये हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए आगे हम इनको यूज़ करते हैं, तो ये टर्म्स को आपने ध्यान रखना है। देखो इसके बाद भाई
नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट। ये तो थी एसआई यूनिट। वैसे आप ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में बहुत, आप ये कह सकते हो कि डिटेल में स्टडी करोगे, बट यहाँ पे जो जो टर्म्स हमारे को केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है हम उन टर्म्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है डिराइव्ड यूनिट का। देखो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट हैं जो हम एसआई यूनिट से बनाते हैं आगे। दोज यूनिट्स which are formed from SI units। जो अभी हमने 7 यूनिट पढ़ी हैं उन 7 यूनिट्स को यूज़ करके जो हम आगे यूनिट और बनाते हैं उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले देखो डिराइव्ड यूनिट के अंदर एग्जांपल आता है एरिया का। भाई आप मैथ में भी पढ़ते हो, एरिया को आप कैसे फाइंड करते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने यूनिट लिखी थी क्या होती है? मीटर। ब्रेड्थ भी एक लेंथ की यूनिट है, ये भी क्या होती है? मीटर। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? एरिया आएगा हमेशा मीटर स्क्वायर के। एरिया किसके बराबर आ रहा होगा? मीटर स्क्वायर के। ऐसे ही देखो इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये भी एल ये भी लेंथ की यूनिट है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर विच इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो अगर आप एसआई यूनिट से बना रहे हो तो उसको वो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? हमेशा मीटर क्यूब के। देखो अब आगे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जो भी हमने पढ़ा है। इसके बाद देखो एक टर्म आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट जो एसआई यूनिट है डेंसिटी की वो क्या आएगी? किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। ठीक है। अब मान लो कि भाई आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या करना है कि 1 ग्राम पर मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो आप यूनिट बाय यूनिट कन्वर्ट करो। 1 इंटू किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो दैट इज 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। तो अभी हमने लिखा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 10 की पावर, देखो पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास 1 ग्राम पर मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल आएगा? 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। तो आप भाई ऐसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भाई आप ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप? वेलोसिटी किसके इक्वल होता था? डिस्टेंस बाय टाइम के। डिस्टेंस बाय टाइम। देखो डिस्टेंस किसकी यूनिट है? लेंथ की।
भाई अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मुझे कहीं जाना है, कोई प्लेस है, तो वो बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेंथ की यूनिट है। तो लेंथ की यूनिट की क्या यूनिट होगी, मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या थी, सेकंड। तो वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या आ रही होगी, मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन टाइम की फिर क्या होती है, सेकंड। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर सेकंड की पावर -2। यहाँ पे पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, मीटर सेकंड की पावर -2। अब देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है टर्म वो है फोर्स। देखो फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की यूनिट हमने निकाली, ये क्या आ रही थी, मीटर सेकंड की पावर -2। मास की यूनिट क्या है, एसआई, किलोग्राम। तो फोर्स की यूनिट क्या आ रही होगी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो जो फोर्स की यूनिट्स बनेगी वो क्या होंगी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। आपने ये ध्यान रखना है कि फोर्स को ना हम न्यूटन भी कहते हैं। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन, एन। तो न्यूटन की जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो भाई ये ऐसा यूनिट है फोर्स की। अब देखो इसके बाद एक यूनिट और है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर। भाई आपने फोर्स तो पढ़ लिया। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या बन रही है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 न्यूटन। ठीक है। तो अब इसके बाद प्रेशर। भाई प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, या प्रेशर की यूनिट्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया के। प्रेशर को कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स बाय एरिया। अभी हमने लिखा कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। एरिया अभी हमने क्या निकाला था, मीटर स्क्वायर। न्यूटन की यूनिट क्या थी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 बाय में मीटर की पावर 2, ये ऊपर जाके माइनस, तो किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2, ये यूनिट बन जाएगी किसकी, प्रेशर की, यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर को हम पास्कल में भी फाइंड करते हैं। तो जो पास्कल है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। तो भाई ये आपने ध्यान रखनी है चीज़ें। अब एक बचता है और हमारे पास वर्क और एनर्जी। बच्चों ये सब डेफिनेशन जो है आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। अब बस हमारे को इनकी यूनिट का ध्यान रखना है। तो देखो वर्क और एनर्जी को हम ऐसे फाइंड करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क को डिफाइन करते हैं W से, एनर्जी को E से। तो देखो फोर्स जो है इसकी यूनिट्स क्या आ रही थी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो जो वर्क आएगा या एनर्जी आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर की पावर 2, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 2 सेकंड की पावर -2। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम कूलाम में भी फाइंड करते हैं। चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम। अब देखो जो करंट है इसकी SI यूनिट थी एम्पियर, टाइम की क्या थी, सेकंड। तो जो कूलाम होता है
वो इक्वल होता है किसके, एम्पियर इनटू में सेकंड के। यह आपने ध्यान रखना है कि जब हम चार्ज फाइंड करते हैं तो जो टाइम है वो किसके अंदर होना चाहिए, सेकंड के अंदर होना चाहिए, करंट किस में होगा, एम्पियर में। अब इसके बाद एक बचता है हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट बचती है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज है इसको हम फाइंड करते हैं वर्क बाय चार्ज से। अब फिर कॉरस्पॉन्डिंगली जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो वही यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर। वर्क की यूनिट जो हमने निकाली थी वो चार्ज किसके इक्वल था, एम्पियर सेकंड के। आप ये वैल्यू रख सकते हो। देखो वर्क को हम जूल भी लिखते हैं, तो जूल एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये हमारे पास वोल्ट की यूनिट आ जाएगी। अब देखो वर्क जो है, वर्क किसके इक्वल आ रहा था, वर्क हमने निकाला था, वर्क इक्वल आ रहा था फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स किसके इक्वल था, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, डिस्टेंस क्या था m, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये वर्क की यूनिट थी जिसको हम 1 जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, जूल। तो अब यहाँ पे आप जूल की वैल्यू रख सकते हो, किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -2 एम्पियर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास बन जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की यूनिट। ध्यान रखना है भाई, ये किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -1 और साथ में क्या आ जाएगा, एम्पियर की पावर -1। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये भाई बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।